नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हमारे पास इस प्राचीन और सच कहूं तो काफी हद तक रहस्यमयी सभ्यता पर कुछ दिलचस्प स्रोत हैं। तो चलिए इनमें छिपी जानकारी की तह तक चलते हैं। नमस्कार। ये सभ्यता मोटे तौर पर 3300 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच मतलब अपने चरम पर थी। हाँ, यानी आज से लगभग 5000 साल पहले। बिल्कुल। ये कांस्य युग की सभ्यता थी, मतलब ये लोग तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाना सीख चुके थे। जो उस समय की एक बहुत बड़ी कह सकते हैं तकनीकी छलांग थी। इसकी जो व्यवस्थित खोज शुरू हुई वो 1920 के दशक में हुई। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में और फिर 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में खुदाई शुरू की। हाँ, और ये दोनों ही शहर आज पाकिस्तान में हैं और बहुत अहम माने जाते हैं। और हाँ, ये दुनिया की उन गिनी चुनी शुरुआती शहरी सभ्यताओं में से एक थी, मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ की। अच्छा। तो इस सभ्यता को समझने से हमें सिर्फ भारत का पुराना इतिहास ही नहीं पता चलता, बल्कि ये भी समझ आता है कि भाई समाज कैसे बना, कैसे लोग साथ रहे, शहर कैसे बसे और उस जमाने में तकनीक और व्यवस्था का क्या स्तर था, वो भी कमाल का। हाँ, उसकी विशालता और प्लानिंग तो वाकई हैरान करती है। तो सबसे पहले इसके फैलाव पर ही नजर डालते हैं ना। हाँ जरूर। ये कोई छोटी मोटी बसावट नहीं थी, इसका विस्तार बहुत बड़े इलाके में था। अगर नक्शे पर देखें तो उत्तर में जम्मू के पास मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक काफी लंबा हो गया ये तो। हाँ, और पूरा पश्चिम भी कम नहीं था। सही कहा। पूरब में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में वो पाकिस्तान ईरान सीमा के पास सुतकंगेंद्र दौड़ तक जी। कुल मिलाकर लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र। हाँ, ये आज के पाकिस्तान से भी बड़ा इलाका है। और मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को मिला दें तो उनके कुल क्षेत्रफल से भी कहीं ज्यादा बड़ा। बाप रे। तो इतने विशाल क्षेत्र में फैली सभ्यता का सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब जुड़ा कैसे था। हाँ, ये बात तो है। मतलब इतने बड़े और अलग अलग तरह के मौसम वाले इलाके में एक जैसी प्लानिंग, एक जैसे बाट, एक जैसी मोहरें मिलना, ये इशारा करता है कि उनके बीच कोई ना कोई मजबूत कनेक्शन तो जरूर था। हाँ, कोई तालमेल, कोई सिस्टम रहा होगा। बिल्कुल। अब वो कैसे करते थे ये सब मैनेज? क्या कोई एक सेंट्रल पावर थी या अलग अलग सेंटर थे जो आपस में जुड़े थे? ये सोचना ही रोमांचक है। यहीं से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की शायद सबसे बड़ी पहचान ही उनके शहर है। एकदम सही, उनके सुनियोजित शहर। ऐसा लगता है मानो किसी आज के टाउन प्लानर ने नक्शा बनाया हो। ज्यादातर बड़े शहर दो हिस्सों में बटे मिलते हैं। एक ऊंचा हिस्सा, सिटाडेल जिसे कहते हैं। गढ़ी या किला। हाँ, गढ़ी, जो अक्सर पश्चिम में होता था और शायद मतलब एडमिनिस्ट्रेशन या सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होता होगा। सार्वजनिक इमारतें वहीं होती थीं ज्यादातर। और दूसरा हिस्सा जो पूर्व में होता था और ज्यादा बड़ा था, उसे निचला शहर कहते थे। वहां आम लोग रहते थे। जी। और सबसे कमाल की बात है सड़कें। हाँ, वो तो है ही। बिल्कुल सीधी, एक दूसरे को लगभग 90 डिग्री पर काटती हुई। राइट एंगल पर। हाँ, जिससे पूरा शहर ऐसे चौकोर ब्लॉक या मोहल्लों में बन जाता था। ग्रिड पैटर्न आज की भाषा में कहें तो। बिल्कुल, ग्रिड पैटर्न। और मकान बनाने के लिए ज्यादातर पक्की ईंटों का इस्तेमाल होता था, कच्ची ईंटों से कहीं ज्यादा मजबूत। हाँ, धूप में सुखाई हुई ईंटों से ज्यादा टिकाऊ। और इन ईंटों के साइज में गजब की मतलब एक रूपता थी। ज्यादातर जगहों पर लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का अनुपात लगभग 4:1 मिला है। कुछ स्रोत 7:4 भी कहते हैं। शायद थोड़ा बहुत फर्क रहा हो अलग अलग जगह या समय पर। हाँ, हो सकता है, पर मेन बात यह है कि उन्होंने ईंटों का एक स्टैंडर्ड साइज तय कर लिया था, जिससे बनाने में आसानी होती होगी और सब एक जैसा दिखता होगा। और अब आते हैं उस चीज पर जो शायद सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, उनका ड्रेनेज सिस्टम। हाँ, जल निकासी व्यवस्था, वो तो कमाल की थी। सोचिए, आज से 5000 साल पहले उनके शहरों में ढकी हुई नालियां थीं। हर घर से गंदे पानी को निकालने के लिए छोटी नालियां, जो गली की मेन नाली से जुड़ती थीं। और वो मेन नालियां भी पक्की ईंटों से बनी थीं और ऊपर से ढकी होती थीं ताकि गंदगी ना फैले। बिल्कुल। और सफाई के लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर मेन होल या सोखते गड्ढे भी थे। क्या बात है। हाँ, ये जो साफ सफाई और पब्लिक हेल्थ पर उनका जोर था ना, यही हड़प्पा सभ्यता को शायद बाकियों से अलग करता है। और ये सिर्फ नालियों तक ही नहीं था। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार देखिए, ग्रेट बाथ। हाँ, वो भी बड़ा मशहूर है। एक बड़ा सा टैंक है, पक्की ईंटों से बना,
पानी लीक ना हो इसके लिए बिटुमिन का लेप लगाया हुआ, चारों तरफ कमरे बने हैं। शायद किसी खास मौके पर नहाने के लिए इस्तेमाल होता होगा। हाँ, लगता तो यही है, शायद कोई धार्मिक स्नान वगैरह। फिर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मिले बड़े बड़े अन्न भंडार, ग्रेनरीज। अच्छा, अनाज रखने के लिए। हाँ, इससे पता चलता है कि वो अनाज को संभाल कर रखने का पूरा इंतजाम करते थे। हो सकता है टैक्स के तौर पर जमा होता हो या अकाल वगैरह के लिए। और लोथल का डॉकयार्ड? हाँ, गुजरात में जहाजों की गोदी, वो तो उनकी इंजीनियरिंग और समुद्री व्यापार में महारत का सबूत है। ये सब मिलकर यही दिखाते हैं कि वो सिर्फ रहने के लिए बस्तियां नहीं बना रहे थे, बल्कि एक स्वस्थ, व्यवस्थित और सुविधा वाली जिंदगी बनाने की कोशिश कर रहे थे। चलिए अब बात करते हैं उनके आर्थिक जीवन की। रोजी रोटी कैसे चलती थी उनकी? हाँ, ये भी जरूरी है। जाहिर है इतनी बड़ी शहरी सभ्यता का बेस तो खेती ही रहा होगा। बिल्कुल। वो गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, कई तरह की फसलें उगाते थे, और सबसे खास बात कपास। हाँ, कॉटन। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में सबसे पहले कपास की खेती सिंधु घाटी के लोगों ने ही शुरू की। इसी वजह से शायद यूनानी लोग कपास को सिंडोन कहते थे, जो सिंधु से ही निकला होगा। अच्छा, और गुजरात के ल्योथल और रंगपुर जैसे इलाकों से चावल के दाने भी मिले हैं। हाँ, धान की खेती के भी सबूत हैं। और राजस्थान के कालीबंगन में तो जुते हुए खेत का सबूत मिला है, जिसमें हल्की रेखाएं बनी हुई हैं। गजब, मतलब वो हल का इस्तेमाल करते थे। हाँ, हालांकि हल शायद लकड़ी के रहे होंगे जो अब बचे नहीं हैं। हो सकता है। पशुपालन भी बहुत अहम था। गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, ये उनके मुख्य पालतू पशु थे। बैल तो शायद खेती और सामान ढोने दोनों में काम आता होगा। ऊंट और हाथी से भी वे परिचित थे, लेकिन घोड़े को लेकर थोड़ी कंफ्यूजन है ना। हाँ, घोड़े के इस्तेमाल पर स्थिति थोड़ी साफ नहीं है। कुछ जगहों से घोड़े की हड्डियां या मिट्टी की मूर्तियां मिली तो हैं, पर क्या वे घोड़े का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते थे, जैसे रथ खींचने या सवारी के लिए? इस पर एक्सपर्ट्स एक राय नहीं रखते। सबूत बहुत पक्के नहीं है। अच्छा, हाँ, तो खेती और पशुपालन तो थे ही, लेकिन सिंधु सभ्यता की इकोनॉमी का एक और मजबूत पिलर था व्यापार, ट्रेड। हाँ, वो तो लोथल के डॉकयार्ड से अंदाजा लगता ही है। बिल्कुल। वे सिर्फ अपने इलाकों के बीच ही नहीं, बल्कि दूर दराज की सभ्यताओं के साथ भी व्यापार करते थे। सबसे पक्के सबूत मिले हैं मेसोपोटामिया के साथ व्यापार के, आज का इराक का इलाका। अच्छा, कैसे सबूत? मेसोपोटामिया के शहरों की खुदाई में हड़प्पा की बनी मोहरें मिली हैं, सील्स। ओह! और मेसोपोटामिया के जो पुराने लेख मिले हैं, उनमें मेलुहा नाम की एक जगह का जिक्र आता है, जहां से वे व्यापार करते थे। ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि मेलुहा सिंधु क्षेत्र का ही नाम था। अरे वाह! तो क्या भेजते थे हम वहां? मतलब वो लोग क्या भेजते थे? यहां से मुख्य रूप से शायद कपास और सूती कपड़े जाते थे। हम्म। कार्नेलियन जैसे पत्थरों के बने सुंदर मनके, बीड्स, शंख और हाथी दांत की बनी चीजें, और शायद लकड़ी वगैरह। और बदले में? बदले में वे स्फोना मंगाते थे, शायद कर्नाटक से या अफगानिस्तान, ईरान से। चांदी भी अफगानिस्तान या ईरान से। तांबा तो राजस्थान में भी मिलता है। हाँ, राजस्थान की खेतड़ी खानों से या शायद ओमान से भी। टिन आता था अफगानिस्तान से, जो कांसे के लिए जरूरी था। और वो नीला पत्थर? हाँ, लापिस लाजुली, बहुत कीमती नीला पत्थर, वो अफगानिस्तान के बदख्शां इलाके से आता था। तो लोथल का डॉकयार्ड इसी समुद्री व्यापार का एक बड़ा सेंटर रहा होगा। बिल्कुल। अब ये व्यापार कैसे होता था, क्या बार्टर सिस्टम था या कुछ और, ये साफ नहीं है। पर जो बाट मिले हैं वो सब एक स्टैंडर्ड वजन के हैं, और मोहरों का इस्तेमाल शायद लेन देन में पहचान और गारंटी के लिए होता होगा। अब आते हैं उनके धर्म और विश्वासों पर। यहाँ एक बड़ी चुनौती है। हाँ, सबसे बड़ी चुनौती लिपि। सही कहा, उनकी लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तो हमें जो भी जानकारी मिलती है वो खुदाई में मिली चीजों से ही मिलती है। मूर्तियां, मोहरें, तावीज, इमारतें, इन्हीं से अंदाजा लगाना पड़ता है। पक्की मिट्टी, टेराकोटा की बनी हुई बहुत सारी औरतों की मूर्तियां मिली हैं, जिन्हें अक्सर मातृदेवी या मदर गॉडेस कहा जाता है। हाँ, माना जाता है कि ये शायद उर्वरता, मतलब फर्टिलिटी की देवी रही होंगी, और इनकी पूजा काफी होती होगी। एक और बहुत मशहूर चीज है मोहनजोदाड़ो से मिली एक मुहर। हाँ, वो पशुपति सील। उस पर एक पुरुष आकृति योग मुद्रा में बैठी है। 3 या शायद 4 मुंह दिखाए गए हैं, सिर पर सींगों वाला मुकुट है। और चारों ओर जानवर बने हैं, हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा, नीचे 2 हिरण भी हैं। कई विद्वान इसे पशुपति यानी जानवरों के देवता और भगवान शिव का पुराना रूप मानते हैं। आदि रूप।
प्रोटोशिवा। पीपल जैसे पेड़ों की पूजा के भी संकेत मिलते हैं। कुछ मुहरों पर पीपल की पत्तियां बनी हैं। जी, पशुओं की पूजा भी होती थी। मुहरों पर सबसे ज्यादा जो जानवर मिलता है वो है एक सींग वाला बैल। यूनिकॉर्न जैसा? हाँ, अक्सर उसे यूनिकॉर्न कह देते हैं। उसका क्या मतलब था, ये रहस्य है। कुबड़ वाला बैल भी महत्वपूर्ण था। नाग पूजा के भी कुछ संकेत हैं। और राजस्थान के कालीबंगन और गुजरात के लोथल जैसी जगहों पर अग्नि कुंड या वेदिकाएं मिली हैं, फायर ऑल्टर्स, जिनसे लगता है कि शायद वे आग से जुड़े कुछ धार्मिक काम जैसे यज्ञ वगैरह भी करते होंगे। मौत के बाद का क्या, दफनाते थे या जलाते थे? दोनों तरह के सबूत मिले हैं। शवों को जमीन में दफनाना ज्यादा आम था। अच्छा। और कभी-कभी दाह संस्कार के बाद बची हुई राख और हड्डियों को बर्तन में रखकर दफना देते थे। कब्रों में शवों के साथ सामान भी रखते थे? हाँ, अक्सर मिट्टी के बर्तन, गहने और कभी-कभी रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें भी रखी मिलती हैं। तो शायद वो मानते होंगे कि मरने के बाद भी इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ऐसा लगता है। शायद आफ्टर लाइफ में उनका विश्वास था। लेकिन फिर वही बात, लिपि पढ़ी नहीं गई है, तो ये सब व्याख्याएं हैं, अनुमान हैं। क्या वो वाकई मातृ देवी की पूजा करते थे? क्या पशुपति सच में शिव का ही रूप है, या ये हम आज की सोच उन पे थोप रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। हाँ, कि बिना लिखे हुए सबूत के हम किसी पुरानी सभ्यता के धर्म को कितनी सही समझ सकते हैं। तो ये पशुपति वाकई शिव का रूप है, या ये सिर्फ हमारा अंदाजा है? ये सवाल तो बना ही रहता है। खैर, अब बात करते हैं उनकी कला और कारीगरी की। हाँ, आर्ट एंड क्राफ्ट, इस मामले में भी वो पीछे नहीं थे। बिल्कुल नहीं। मोहनजोदड़ो से मिले कांसे की एक छोटी सी मूर्ति है, डांसिंग गर्ल, नृत्य करती हुई लड़की, बहुत मशहूर है वो। मुश्किल से 11 सेंटीमीटर ऊंची है, लेकिन उसमें जो कॉन्फिडेंस और स्वाभाविकता है, गजब। और वो उस समय की धातु ढलाई की बेहतरीन तकनीक का नमूना है, लॉस्ट वैक्स तकनीक। क्या होती है ये तकनीक? इसमें पहले मोम का मॉडल बनाते हैं, फिर उस पर मिट्टी का लेप लगाकर सुखाते हैं, फिर गर्म करके मोम पिघलाकर निकाल लेते हैं और खाली जगह में पिघली हुई धातु भर देते हैं। ठंडा होने पर मिट्टी हटा देते हैं। अच्छा, काफी जटिल प्रक्रिया है। हाँ, और उन्होंने इसमें महारत हासिल कर ली थी। वहीं से एक और मशहूर मूर्ति मिली है पत्थर की, दाढ़ी वाले एक व्यक्ति की, जिसने शॉल ओढ़ रखा है जिस पर 3 पत्तियों वाला डिजाइन है। हाँ, जिसे प्रीस्ट किंग या पुजारी राजा कहते हैं। पर ये पक्का नहीं कि वो पुजारी था, राजा था या कोई और। नहीं, पक्का नहीं, बस एक नाम दे दिया गया है। इसके अलावा मिट्टी के खिलौने तो बहुत मिले हैं। हाँ, टेराकोटा टॉयज, छोटी छोटी बैलगाड़ियां, पहिए, जानवर, खासकर बैल, पक्षी, सीटियां। सोचिए, 5000 साल पहले भी बच्चों के पास खेलने के लिए खिलौना गाड़ियां थीं। हाँ, कुछ चीजें शायद कभी नहीं बदलती। पत्थर, शंख, हाथी दांत और मिट्टी के मन के मतलब बीड्स और गहने बनाने में भी वे बड़े माहिर थे। जी हाँ, लोथल और चन्हुदड़ो जैसे शहरों में तो बीड मेकिंग फैक्ट्रीज या वर्कशॉप होने के सबूत मिले हैं। अच्छा, कारखाने थे बाकायदा। हाँ, लगता तो यही है। ये कलाकृतियां सिर्फ सुंदर नहीं हैं, ये उनके हुनर और एस्थेटिक सेंस दोनों को दिखाती हैं। धातु को ढालना, पत्थर तराशना, मिट्टी के बर्तन चाक पर बनाना और उन पर काले रंग से सुंदर डिजाइन बनाना, पत्तियां, जानवर, ज्योमेट्रिकल पैटर्न, ये सब उनके कौशल को दिखाता है। और मन के बनाने की तकनीक, वो तो वाकई एडवांस्ड थी। वे कार्नेलियन जैसे हार्ड स्टोन्स को भी काटकर, घिसकर, पॉलिश करके और उनमें बारीक छेद करके खूबसूरत मनके बनाते थे, जिनका व्यापार भी दूर दूर तक होता था। अब आते हैं उस पहेली पर जो आज भी अनसुलझी है, उनकी लिपि और शासन व्यवस्था। हाँ, ये दोनों ही बड़े रहस्य हैं। हड़प्पा सभ्यता की अपनी एक लिखने की प्रणाली थी। इसमें कई सारे चिन्ह या निशान थे जो देखने में चित्रों या संकेतों जैसे लगते हैं। पिक्टोग्राफिक या लोगोसिलेबिक कह सकते हैं, मतलब चिन्ह किसी शब्द या साउंड को दर्शाते होंगे। ये लिखावट हमें ज्यादातर उनकी मुहरों पर मिलती है, तांबे की छोटी पट्टिकाओं पर और मिट्टी के बर्तनों पर। जी। लेकिन सबसे बड़ी और रहस्यमयी बात यह है कि आज तक कोई भी इस लिपि को पूरी तरह से पढ़ नहीं पाया है। दशकों से कोशिशें जारी हैं, दुनिया भर के विद्वानों ने कोशिश की है, पर कोई ऐसा हल नहीं निकला जिसे सब मान लें। लिखने का तरीका भी दिलचस्प था। ज्यादातर लिखावटें छोटी हैं, पर लगता है कि ये आमतौर पर दाएं से बाएं लिखी जाती थीं। जैसे उर्दू लिखी जाती है। हाँ, लेकिन कुछ लंबी लिखावटों में एक पैटर्न मिला है जिसे बूस्ट्रोफेडन कहते हैं। बूस्ट्रोफेडन, ये क्या है? इसका मतलब है बैल के हल चलाने की तरह, यानी एक लाइन दाएं से बाएं तो अगली लाइन बाएं से दाएं, फिर अगली दाएं से बाएं। अरे,
ये तो बड़ा अनोखा है ना? और लिपि की तरह ही उनकी शासन व्यवस्था मतलब एडमिनिस्ट्रेशन वो भी एक पहेली है। कैसे? देखिए, मेसोपोटामिया या मिस्र में हमें राजाओं के बड़े बड़े महल मिलते हैं, उनके बड़े स्मारक या विशाल कब्रें मिलती हैं, जिनसे पता चलता है कि सत्ता एक राजा या शासक वर्ग के हाथ में थी। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में ऐसा कुछ साफ साफ नहीं मिलता। कोई बड़ा महल नहीं मिला, कोई शाही कब्र नहीं। नहीं, ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि इतने बड़े, इतने व्यवस्थित शहर और पूरे इलाके में इतनी एकरूपता कैसे आई? ईंटों के साइज में, बाटों के वजन में, मोहरों के डिजाइन में। हाँ, ये सवाल तो है। कोई ना कोई तो कंट्रोल या कोऑर्डिनेशन रखने वाली व्यवस्था जरूर रही होगी, पर वो कौन थे? क्या अंदाजा है? कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि शायद कोई एक राजा ना होकर व्यापारियों या जमींदारों या पुरोहितों की कोई कमेटी या काउंसिल मिलकर शासन चलाती होगी। अच्छा, मतलब ग्रुप में? हाँ, या शायद अलग अलग शहरों के अपने शासक रहे हों जो किसी सेंट्रल नियम कानून को मानते थे। लिपि का ना पढ़ा जाना यहाँ भी एक बहुत बड़ी रुकावट है। अगर हम उनके डॉक्यूमेंट्स पढ़ पाते तो शायद उनकी राजनीति और प्रशासन के बारे में ज्यादा जान सकते। और अब बात करते हैं इस महान सभ्यता के अंत की, इसके पतन की। हाँ, ये भी एक अहम पहलू है। लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास से इसके डिक्लाइन के लक्षण दिखने लगते हैं। शहर उजड़ने लगे, आबादी कम होने लगी। और लगभग 1500 या 1300 ईसा पूर्व तक आते आते ये जो डेवलप्ड शहरी सभ्यता थी वो काफी हद तक खत्म हो गई। इसके पतन के पीछे कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं लगता है ना? नहीं, शायद कई चीजों ने मिलकर इसे अंजाम दिया। इसके लिए कई अलग-अलग थ्योरीज दी गई हैं। एक तो है प्राकृतिक आपदाएं, जैसे बाढ़, सिंधु और उसकी सहायक नदियों में बार बार आने वाली भयंकर बाढ़ या बड़े भूकंप। हाँ, जिन्होंने शहरों को तबाह कर दिया हो। दूसरा बड़ा कारण माना जाता है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। हो सकता है मॉनसून का पैटर्न बदला हो, बारिश कम हो गई हो, या पौराणिक सरस्वती नदी जैसी कोई महत्वपूर्ण नदी सूख गई हो, जिससे खेती करना मुश्किल हो गया और लोग शायद वो इलाका छोड़ने पर मजबूर हो गए। कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि धीरे धीरे शहरों की मेंटेनेंस में कमी आई, ड्रेनेज सिस्टम जाम होने लगा, जिससे गंदगी और बीमारियां फैली और शहरी जीवन उतना आकर्षक नहीं रहा। और एक थियोरी बाहरी आक्रमण या दबाव की भी है। हाँ, इसमें कुछ विद्वान मध्य एशिया से आर्य लोगों के आने और उनके साथ संघर्ष को भी एक संभावित कारण मानते हैं। पुराने ग्रंथों में भी कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं। लेकिन इस आर्य आक्रमण वाली थ्योरी पर तो काफी बहस है। बिल्कुल, इस पर काफी विवाद है और इसे साबित करने वाले ठोस पुरातात्विक सबूत मतलब खुदाई में मिले सबूत बहुत कम हैं। तो फिर क्या लगता है? ज्यादा संभावना यही लगती है कि पतन की प्रक्रिया धीमी और धीरे धीरे हुई होगी और अलग अलग इलाकों में इसके कारण भी अलग अलग रहे होंगे। कहीं बाढ़, कहीं सूखा, कहीं व्यापार में कमी। हाँ। कुछ ऐसा ही धीरे धीरे शहरी केंद्र कमजोर पड़ते गए और लोग शायद पूर्व और दक्षिण की ओर ज्यादा उपजाऊ या सुरक्षित इलाकों में छोटी ग्रामीण बस्तियों में जाकर बस गए। तो पतन का मतलब ये नहीं कि सब कुछ अचानक गायब हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि वो जो ऑर्गेनाइज्ड शहरी जीवन शैली थी वो खत्म हो गई और उसका रूप बदल गया। और पतन के कारणों पर आज भी रिसर्च जारी है। बिल्कुल, हाँ, बहस जारी है और नई खोजों से हमारी समझ बदल भी सकती है। आर्यों के आगमन वाली बात भी कई संभावित कारणों में से एक है जिस पर अलग अलग मत हैं। इसे उसी नजरिए से देखना चाहिए। तो चलिए इस पूरी चर्चा के बाद कुछ मुख्य बातें और जगहों को एक बार फिर से याद कर लेते हैं, जैसा हमारे स्रोतों में भी दिया गया है। हाँ, एक क्विक रिकैप हो जाए। सबसे बड़े ज्ञात स्थल पाकिस्तान में मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, और भारत में हरियाणा का राखीगढ़ी। डॉकयार्ड यानी जहाजों की गोदी का सबूत लोथल गुजरात, हाँ, जहां से समुद्री व्यापार होता था। जुते हुए खेत का सबूत कालीबंगन राजस्थान, जिससे पता चलता है कि वो हल इस्तेमाल करते थे। बेहतरीन जल प्रबंधन व्यवस्था जिसमें बड़े जलाशय और नहरें शामिल थीं, धोलावीरा गुजरात। वो तो कमाल का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था वहाँ। कांसे की बनी नाचती हुई लड़की की मशहूर मूर्ति मोहनजोदाड़ो। और पुजारी राजा मानी जाने वाली पत्थर की मूर्ति वो भी मोहनजोदाड़ो। ये सभी स्थल और यहाँ से मिली चीजें हमें उस सभ्यता की खेती, व्यापार, इंजीनियरिंग, टाउन प्लानिंग, कला और तकनीक की एक झलक देती हैं। हर जगह की अपनी खासियत है। हाँ, जो मिलकर इस पुरानी सभ्यता की एक बहुत रिच और कॉम्प्लेक्स तस्वीर बनाती है। तो कुल मिलाकर इसका सार क्या है, इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक आश्चर्यजनक रूप से एडवांस्ड, बेहद ऑर्गेनाइज्ड और बहुत बड़े इलाके में फैली शहरी सभ्यता थी। आज से हजारों साल पहले उन्होंने टाउन प्लानिंग, साफ सफाई,
स्टैंडर्डाइजेशन, जैसे ईंटें, बाट, मोहरें, इनमें जो हासिल किया वो कमाल का था। और शायद शांतिपूर्ण सह अस्तित्व भी, क्योंकि हथियारों के सबूत बहुत कम मिलते हैं। हाँ, ये भी एक बात है, लेकिन साथ ही उनकी लिपि का पढ़ा ना जाना उनके समाज, शासन और धार्मिक विश्वासों पर एक रहस्य का पर्दा डाले रखता है। बिल्कुल। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है क्या सोचने पर? कि क्या आज की दुनिया जो तेजी से शहरीकरण की तरफ बढ़ रही है और उससे जुड़ी चुनौतियों जैसे भीड़-भाड़, प्रदूषण, पानी की कमी से जूझ रही है, क्या वो लगभग 5000 साल पुरानी इस सभ्यता से कुछ सीख सकती है? क्या